ईडी के निशाने पर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर कानून के शिकंजे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने पीएफआई के देश भर के एक साथ 26 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी के बाद ऐसा हड़कंप मच गया कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के होश उड़ गए। पीएफआई पर ईडी की बड़ी छापेमारी। बिहार सहित 9 राज्यों में छापा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 राज्यों के 26 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। बिहार के पूर्णिया और दरभंगा में पीएफआई पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पीएफआई से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम आज 26 लोकेशन पे छापेमारी की है। ये 26 लोकेशन की अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका सहित राजधानी दिल्ली में आज छापेमारी की है और 26 लोकेशन पर जाकर के उन लोगों के खिलाफ छापेमारी की है जिसका वास्ता पीएफआई के साथ है। पीएफआई एक ऐसी संस्था जो पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है। और अगर बात करें ईडी की बात करें तो ईडी ने इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस मामले पर इनकम टैक्स भी पहले तफ्तीश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ईडी की बात करें, ईडी इस मामले की पड़ताल में जुटी है। अगर बिहार में बात करें तो बिहार के दरभंगा और पूर्णिया में वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर पीएफआई के जो दफ्तर है वहां पहुंचकर इस मामले में छापेमारी की और वहां से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बकायदा वो अपने साथ में लेके गई है। यह है पूर्णिया के खजांची थाना के राजाबाड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का दफ्तर, जहां ईडी ने रेड डाला। ईडी की टीम ने अहले सुबह 7:30 बजे पीएफआई के दफ्तर पर धावा बोला। छापेमारी की सूचना मिलते ही पीएफआई दफ्तर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ईडी की टीम ने पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम से करीब पूछताछ की। महबूब आलम से पीएफआई के इनकम ऑफ सोर्स के बारे में जानकारी ली। उनका अपना क्या इनकम ऑफ सोर्स है इसके बारे में जानकारी मांगी। कई तरह के कागजात ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। इसके अलावा महबूब आलम से उन्होंने लिखित भी लिया कि यहाँ पे कौन कौन सदस्य हैं और कौन कौन क्या काम करते हैं। इधर दरभंगा के शंकरपुर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला सचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के आवास पर पटना से पहुंची ईडी की विशेष टीम ने रेड मारा। ईडी की टीम ने पूरे आवासीय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भी घर के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल पीएफआई क्या है और ईडी ने क्यों कसा है पीएफआई पर शिकंजा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। पीएफआई के पास 25,000 के करीब कैडर और 3 लाख समर्थक हैं। पीएफआई अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है देश में जारी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसा है। इंतजार है कि छापेमारी में क्या कुछ अहम जानकारी सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। इधर पूर्णिया में कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में ईडी की टीम ने करीब 10 घंटे तक छापेमारी की, पूछताछ भी की गई और इस दौरान ईडी की टीम ने यहां रह रहे छात्रों और प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम से पूछताछ की। ईडी की टीम कई कागजातों को अपने साथ लेकर गई है। हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने पीएफआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद से बातचीत की। मैं अभी मौजूद हूं पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में। कल इसी जगह पे ईडी की छापामारी हुई थी। कल सुबह 7:30 बजे से लगभग 5 बजे तक ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और इस दौरान उन्होंने कई फाइलों को खंगाला था। यहाँ के आय व्यय के बारे में जानकारी ली थी, कई तरह की बातें की थी, कई लोगों से पूछताछ भी की थी। जी, कल ईडी की टीम आई थी तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक। उन्होंने कंटिन्यू
इन्वेस्टिगेशन किया है, रिपोर्टिंग की है, हमारे सामान को चेक किया है, लेकिन कंफर्म ये है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं जो हम छुपाएं। यहाँ से साथ क्या क्या लेके गए हैं? उन्होंने अपने साथ कुछ 8 पॉइंट हैं जो लिखकर ले गए हैं। वो स्कॉलरशिप क्या चीज़ है वो उसके बारे में डिटेल ले गए हैं। अच्छा, और पूछताछ भी किए हैं लोगों से? लोगों से क्या, हमारा सिर्फ एक ऑफिस सेक्रेटरी के नाम पर वो स्टूडेंट है, पढ़ता है, जिनको हमने यहाँ रखा है, तो उनसे कंटिन्यू 4-5 घंटे पूछते रहे और बहुत मुश्किलों के बाद 1 बजे हमारा स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट को अंदर जाने दिया गया है, तो उनसे पूछताछ हुई। अच्छा, यहाँ का जो खाता वगैरह है उसकी भी जानकारी ली है उन्होंने, और वो भी खाता उता का जानकारी लिया है। जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं ओपन है, बैंक में है, वो बैंक का अकाउंट वो चेक किया है, बैंक में हमारा कितना ट्रांजेक्शन है वो भी उन्होंने चेक किया है। वो कंटिन्यू आज नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी किया है, करेंगे। पीएफआई के 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापामारी की थी। बिहार के पूर्णिया और दरभंगा में ईडी की टीम ने छापामारी की थी और फिलहाल वो जांच कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है जहां छात्रों ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के पास छात्रों का हंगामा। इंटर लेवल एग्जाम की मुख्य परीक्षा को लेकर छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि पिछले 7 साल से इंटर लेवल की मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस पहुंची हुई है बिहार राज्य कर्मचारी आयोग के दफ्तर और छात्रों को शांत कराने की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्य परीक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, छात्रों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर का यह नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। और गोपालगंज से अगली खबर, जहां शव मिलने से सनसनी मच गई है। सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मोहम्मदपुर के बालासाह मोड़ के पास की घटना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और अपनी टीवी स्क्रीन पर आप आरा, रोहतास और नवादा की तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आरा की है जहां अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी, 10 लाख के जेवर और 25,000 रुपए नकद लूट लिए। व्यवसायी शाहपुर बाजार से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। दूसरी तस्वीर रोहतास के काराकट की है जहां दोहरे हत्याकांड से गांव में तनाव है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दरअसल गुरुवार की शाम अपराधियों ने सुमन यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी गांव की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में ग्रामीणों ने उसे पकड़ा, इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। और जो तीसरी तस्वीर है वो नवादा के रुपौ थाना क्षेत्र की है जहां बेनीपुर के जंगल से 2 लोगों का शव बरामद हुआ। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि यह हत्या वर्चस्व की लड़ाई में की गई। और बेगूसराय में अवैध शराब के धंधेबाज ने एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी है। घटना मटिहानी के पन्नापुर की है। मृतक की पहचान पन्नापुर के नाथो तांती के रूप में हुई है। घटना शराब पीने के दौरान हुई विवाद को लेकर बताया जा रहा है। हत्या का आरोप अवैध शराब का कारोबार करने वाले अमरेश तांती, कमलेश तांती और उनके परिजनों पर है। अंडा का दुकान था, हम गए थे अंडा खाने के लिए और उस घर में दारू बना के बेच रहा था। उसी जगह पे कमल देव था, तो उससे हमको बकवास हुआ। बकवास होने के बाद हम तुरंत चले आए। उसके बाद जाकर मेरा पिताजी गया समझौता करने के बाद, उसके बाद वो घर से फ़ोन करके 18 से 19 आदमी को बुलाया। उसके बाद हमारा पिताजी को स्पॉट मर्डर कर दिया। और वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अपने फेसबुक पोस्ट पर संजय जायसवाल ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि वो स्वयं डीजीपी से मिलकर पूर्वी चंपारण में कानून व्यवस्था के हालात पर बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत से लोग गुस्से में हैं। जगह जगह जनप्रतिनिधियों का रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण के थानों में बहुत अव्यवस्था हो गई। रक्सौल के मोतिहारी तक अपराध की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में अक्षम साबित हो रही है।
संजय जायसवाल ने सेमरा में चोरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब गांव से लोगों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो चोर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। तुरकोलिया थाना प्रभारी को फोन किया गया तो वो उल्टे गांव वालों को धमकाने लगे, उन्हें ही गिरफ्तार करने की धमकी देने लगे। तो कानून व्यवस्था पर संजय जायसवाल के सवाल पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने कहा है कि उनका सवाल जायज है। वो अगर फेसबुक पर लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कानून का राज खत्म हो गया है, डीजीपी से मिलेंगे। अरे डीजीपी से क्यों मिल रहे हैं? ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जेडीयू की है। आप नीतीश कुमार जी से मिलिए, अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले जाकर बात करिए कि आखिर बिहार में अपराधियों ने जो तांडव मचा रखा है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, कहीं कानून का राज दिखता नहीं है। विरोधी हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे कि बिहार में अपराधी राज कायम है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब तो इस बात की खुद पुष्टि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी बेतिया से पटना आ रहे थे, सड़क जाम में वो फंसे। वहां लोगों से बात करने पर उनको जानकारी मिली कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सूचना देने वाले को ही धमकाने का काम करते हैं। संजय जायसवाल जी ने चिंता प्रकट किया है। जो सरकार की नीति है अपराधियों के और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस नीति को जमीन पर उतारना पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी उतर आया है। किसानों के मुद्दे पर कल आरजेडी पटना के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देगी, जिसमें गठबंधन के सभी सहयोगी मौजूद रहेंगे। तो किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा, यह भी अब आप सुनिए। एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और गया नगर निगम ने गीला कचरा से खाद बनाने के लिए 5 और कंपोस्ट मशीनें खरीद की गई, लेकिन वो जीआरडीए परिसर में सड़ रही हैं। विष्णुपद शमशान घाट और अक्षयवट में लगाई गई 5 मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा। इससे नगर निगम की शैली पर, कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जीआरडीए परिसर में बेकार पड़े कंपोस्ट मशीन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। कचरा प्रबंधन को लेकर गया नगर निगम ने 5 और कंपोस्ट मशीनें खरीदी हैं, जो जीआरडीए के परिसर में रखा हुआ है। इससे पहले भी 5 मशीनें खरीदी गई थी। एक मशीन की कीमत करीब 30 लाख रुपये है।
पहले के जो 5 मशीन खरीदी गई थी वो विष्णुपद इलाके और अक्षयवट में लगाया गया था, जहां गीला कचरा से खाद बनाने की योजना थी। लेकिन ये योजना वहां सफल नहीं हो पाई और अभी भी खाद बनाने का काम पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है। इसके बावजूद फिर से 5 अन्य मशीनें खरीदी गई है, यानी करोड़ों की खरीदारी फिर से हुई है। अभी जो हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें गया को काफ़ी गंदा शहर के रूप में चिन्हित किया गया था। ऐसे में लोगों की यह उम्मीद है कि जो पहले से मशीनें हैं उसे भी चालू किया जाएगा और जो नई मशीनें गया नगर निगम द्वारा खरीदी गई है इसे भी जल्द इंस्टॉल करके गीला कचरा से खाद बनाने का काम शुरू होगा। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। पूर्णिया और सीमांचल में कभी प्रमुख नकदी फसल के रूप में पहचान बनाने वाली जूट की खेती अब सबसे कम रकबे की फसल बन गई है। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों में यह बदलाव दर्ज हो चुका है और यही कारण है कि बांग्लादेश जूट के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। जूट किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। कोसी और सीमांचल का इलाका कभी जूट उत्पादन के लिए खास रहा था और यही कारण है कि इस इलाके में जूट कंपनियां भी होती थी, लेकिन लगभग 2 दशकों से जूट की खेती में काफ़ी गिरावट आई है और जूट की जगह मक्के ने ले ली है। अब लोग जूट की खेती नहीं करते और बहुत ही कम पैमाने पर जूट की खेती करते किसान दिखाई देते हैं। हम जरा एक जूट के तरन ताल के पास हैं और इस नकदी जूट की खेती में कमी क्यों आई है, ये लोग कम क्यों कर रहे हैं, एक अनुभवी किसान से बात करते हैं। पहला समस्या है कि हमारे यहाँ लेबर की समस्या बहुत अधिक हो गया है। इसकी निकाई गुड़ाई करने में परेशानी होती है। उसके बाद जो कटाई होती है तो उसमें भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और ये जो आप पानी देख रहे हैं इसका भी अभाव हो जाता है। इसके भी कारण से हम लोग अब जूट नहीं लगाते हैं, चूँकि ढो के अधिक दूर ले जाना है तो उसके लिए लेबर समस्या बन जाती है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। जमुई में सब्जी मंडी की वर्षों पुरानी मांग अब भी पूरी नहीं हो पाई। आज भी शहर के मुख्य सड़क के दोनों किनारे मंडी लगती है। दुकानदारों को प्रताड़ित यहां किया जाता है, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी होती है। दुकानदारों की मांग और परेशानी का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई शहर के बीचों बीच यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है और ये सड़क मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग है जो नगर थाना के सामने है और यहाँ पर बीते कई सालों से, मतलब शुरू से ही आज तक सब्जी मंडी लगते आया है, जो सड़क पर अतिक्रमण जैसा है। अतिक्रमण के नाम पर कई बार यहाँ पर सब्जी दुकानदार हैं या फिर किसान जो यहाँ पर सब्जी लेकर आते हैं सुबह में, उनको परेशानी झेलना पड़ता है, हटाया जाता है। लेकिन किसानों की मांग या फिर सब्जी जो मंडी के दुकानदार हैं उनकी ये मांग रही है कि उनका अस्थाई सब्जी मंडी दे दिया जाए ताकि वे लोग अक्सर परेशान ना हो, प्रताड़ित ना हो अतिक्रमण के नाम पर। हम लोग परेशानी होता है सर, जब अतिक्रमण सब हटाना पड़ता है। दुकान में अब कोरोना काल में हमको 1 महीने दुकान बंद रहा, ये हटाने के लिए भीड़ लग जाएगा, ती लग जाएगा। अस्थायी सब्जी मांग किए हैं, सब पूरा दिए हैं और TRF का सदस्य के जहाँ पर गठन भी हुआ है मार्केट के नाम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग पूरा लिख के दिए हैं, वेंडर का कार्ड भी बना है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्या होना चाहिए, आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सब्जी मंडी का जगह, हाँ, अस्थाई। सड़क पर रहने से क्या दिक्कत होती है? सड़क पर भारी प्रॉब्लम है, वाहन आने जाने में जाम लगती है, लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। और कितने साल से मांग चल रही है अस्थाई सब्जी मंडी की? ये आज करीब 5 साल से मांग चल रही है। जैसा कि ये दुकानदार हैं या फिर आम लोग हैं, इनका कहना है कि कई वर्षों से ये लोग मांग करते आ रहे हैं कि अस्थाई सब्जी मंडी अलग रखा जाए, सड़क पर से हटाया जाए, लेकिन ऐसा होते नहीं, आज तक नहीं हुआ। और इसका परिणाम है कि अक्सर प्रशासन और पुलिस के द्वारा इन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है क्योंकि ये सड़क पर दुकान लगाते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबर है गोपालगंज से, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई और अचानक धू कर ट्रांसफार्मर जलने लगा। कुचायकोट के सिरसिया गांव में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी है और उसे बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो गोपालगंज से यह तस्वीर, जहां भारी आगजनी हुई है, खासकर ट्रांसफार्मर में आग लगी है, धू कर ट्रांसफार्मर जल उठा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं। वे 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के आयोजन को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है।
अरसे बाद बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल रहेंगे। जहां 5 और 6 दिसंबर को आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। पटना के केशव विद्या मंदिर में ये बैठक आयोजित है। बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जानी है। किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफी अहम बैठक मानी जा रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर पटना स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में हलचल काफी तेज हो गई है, तो वहीं बिहार में संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नजर रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। तो कांग्रेस के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के? अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? कि उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। वैसे संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं 11 सेंटर में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।